नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच के 5th सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है और A+ ग्रेड लाना है। A+ ग्रेड कौन नहीं लाना चाहेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हमारे वीडियोस बराबर देखें, अपने नोट्स बनाएं। और एक बात जो आपसे आज विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, आज एक स्टूडेंट की कुछ डिमांड आई मेरे पास और कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि ये फॉर्मूले याद कैसे करें, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही कहना है कि आपको फॉर्मूले याद करने ही नहीं है। डिजाइन में जितनी भी चीजें काम आती है सारी आपको ऑलमोस्ट कोड में मिल जाती हैं और कोड एग्जाम में दिया जाता है एंड वो कोड आपको एग्जाम में बिल्कुल दी जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कोड को या हैंडबुक को काम में कैसे लेना है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है। फॉर्मूले तो आप जब सवाल करोगे तो अपने आप याद होते चले जाएंगे और याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके सामने कोड में है तो क्यों याद करें। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपसे आज ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ उसके पहले ये कुछ जरूरी बातें समझ लें आप। एक स्टूडेंट की डिमांड है, क्योंकि मैं किसी को PDF अपनी प्रोवाइड नहीं करता हूँ नोट्स की, तो स्टूडेंट की डिमांड है सर पूरा पेज एक बार जो है स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। तो पूरा पेज तो स्क्रीन पे आना संभव नहीं होता है। जैसे मैंने अभी इतना आपके सामने पढ़ा है, तो इतना जो है वो आप देख सकते हैं आराम से, इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। देखिए, बहुत कम फीस में मैं काम करता हूँ, बहुत ही कम फीस के अंदर। आज ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स, अगर किसी एक्सपर्ट से ऑफलाइन पढ़ा जाए तो मैं नहीं समझता कि मिनिमम 3,000 से 5,000 से 3 से 5,000 के बीच में कोई आपसे पैसे लेंगे। अच्छी टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मिनिमम बताया मैंने, मिनिमम 3 से 5,000 रुपए। फिर 3 से 5,000 रुपए के अंदर उससे क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट की कितना खर्चा होता है। आप ज्यादा पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल पे जाएंगे, स्कूटर पे जाएंगे, पेट्रोल नहीं खर्चा होगा। आप अगर 2 महीने भी पढ़ते हैं, 3 महीने भी कोचिंग लेते हैं, तो कितना पेट्रोल खर्चा आता है महीने का, अंदाजा लगा लो आप। फिर जब पढ़ने जाएंगे तो क्या थकान नहीं होगी। तो वो जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो और कोचिंग फीस मिलाकर ये 5 से 7-8 हजार पड़ जाता है। मेरी फीस मात्र 999 रुपए है, 999। मैं तो कहता हूँ आपका 2,000 रुपये भी खर्च हो जाए इंटरनेट को यूज करने में। इतना होता नहीं है, जिनकी वाईफाई है इतना नहीं होता जितना मैंने बताया, लेकिन इतना हो भी जाए तब भी आप बहुत फायदे में हैं। कई स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर ये बहुत नेट खर्च होता है, तो भाई मेरी फीस भी तो बहुत कम है ना। और अगर नेट खर्च होने से अच्छी पढ़ाई के द्वारा नेट खर्च चाहे होता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी करें आप, मेरे नोट अच्छे मिल रहे हैं आपको, तो कहाँ नुकसान है, बहुत फायदा है आप लोगों को। तो जरा इस बात पे विचार करें। अब देखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद नहीं करना है। देखिएगा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पेज 33 राइट टॉप पर है और इतना जो कुछ मैंने लिखा है ना, ये कई स्टूडेंट कहते हैं आप जरा पॉज करके लिखते हैं। अरे इसको कोई जरूरत नहीं है, सारा ये सब कुछ आपका कोड में है। एक एक बिंदु जो लिखा मैंने वो कोड के अंदर है। यहाँ जो भी मैंने लिखा है वो सारा मैं आपको कोड में बताने वाला हूं अभी, ऑलमोस्ट। ठीक है, देखिए टेबल, ये आपके कोड रहेगा पेज 33 राइट टॉप। पेज 33, ये तो हो गया आपका पेज 33 और राइट हैंड में टॉप पर, राइट हैंड में टॉप पर ये देखिए, ये राइट हैंड में टॉप पर ये टॉप मतलब ये नहीं, थोड़ा सा नीचे ये TDN दिख रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
देखिए दिखा देता हूँ। टी डी एन बराबर अल्फा इंटू ए एन इंटू एफ यू अपॉन गामा एम एल। ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ अक्षर बहुत छोटे हैं, तो मैंने यहाँ बड़े करके लिख दिए हैं। तो ये देखिए, अल्फा इंटू ए एन इंटू एफ यू। अब इसमें क्या फॉर्मूला है? ये टी डी एन का मतलब क्या? ये वही है जो कल बताया था आपको मैंने। टी डी एन का जो मतलब होता है, ये देखिए आप, कल जब मैंने आपको लिखाया था, कल मतलब पिछला वीडियो, जब भी कल बोलता हूँ ना, उसका मतलब पिछला वीडियो होता है। ये देखिए, तीन स्ट्रेंथ होती है, टी डी जी, टी डी एन और टी डी बी। ये होती है पहली यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन पे, दूसरी टी डी एन, ये होती है रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, टी डी एन। और ये जो टी डी बी होती है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। तो हम अभी बात कर रहे हैं इस पेज पर, वो टी डी एन है। आप कहेंगे सर टी डी एन तो आप कल या नहीं पिछली वीडियो में बता चुके थे। ये टी डी एन है ना, देखिए सिंगल एंगल के लिए। देखो ये तो आपके जो था टी डी एन, ये तो प्लेट्स के लिए था। ध्यान दीजिएगा, हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये जो टी डी एन था, ये वाला पेज 32 पर, 0.9 ए एन एफ यू बटा गामा एम एल, ये सब प्लेट्स के लिए। प्लेट्स के लिए हमेशा ये रहेगा। एंगल जो होता है ना, सिंगल एंगल हो डबल एंगल हो, उसके लिए टी डी एन का फॉर्मूला ये था। सिंगल एंगल के लिए, बाद में डबल के लिए भी काम आता है। 0.9 ए एन सी एफ यू अपॉन गामा एम एल प्लस बीटा इंटू ए जी ओ एफ आई अपॉन गामा एम ओ। ये फॉर्मूला होता है एंगल सेक्शन के लिए। फिर आप कहेंगे सर ये फिर ये नए फॉर्मूला और कहाँ से लेके आ गए आप? तो ये एक्चुअली क्या है, डिजाइन में बहुत काम आता है, इसमें डिजाइन में। और ये काम आता है एनालिसिस में, क्योंकि इस फॉर्मूले को काम में लेने के लिए हमें बहुत सी ऐसी बातें पता होनी चाहिए जिसके बिना हम उसको काम ले। जैसे मान लीजिए ए एन सी है, तो नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। जब हमारे पास में डिजाइन कर, हमको जब डिजाइन के लिए कहा जाएगा, तो एंगल तो हमारे पास है ही नहीं। हमें जो चीज डिजाइन करनी है वो यहाँ कैसे आ जाएगी? और जब वो एंगल सेक्शन होगा ही नहीं, तो आप ए एन सी ए जी वगैरह कैसे निकालेंगे? ये तो हम जब चेक करते हैं ना स्ट्रेंथ को, उसमें काम आता है फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है, ये डिजाइन में काम आता है। लेकिन उसमें भी अल्फा जो होता है, वो एक अस्पष्ट चीज है। अभी हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी काम का है फॉर्मूला। टी डी एन बराबर, ये जो आपको मैंने बताया अभी, ये देखिए। हम इसको समझाऊंगा कि काम कैसे लेना है। आप हर चीज को ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला अल्फा इंटू ए एन इंटू एफ यू अपॉन गामा एम एल। अब जो इसमें ए एन है, समझिए ए एन, ए का मतलब एरिया, एन का मतलब नेट, नेट एरिया, नेवल क्षेत्रफल। तो नेट एरिया जो होता है वो ए एन सी प्लस ए जीओ होता है। इसको लिखा गया नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना, ये ए एन का मतलब किसी एक लेग का नहीं, जो भी क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है उस पूरे का नेट एरिया। ए एन इजिकल टू ए एन सी प्लस ए जीओ। ए एन सी का मतलब देखिए, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग या लेग्स, अगर दो एंगल है तो फिर लेग्स हो जाएगा। ए एन सी नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग्स। और ए जीओ ग्रॉस एरिया, देखो ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग्स। चाहे सिंगल एंगल हो चाहे डबल एंगल हो, फॉर्मूला ये रहेगा। कैसे निकालते हो अभी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये कहलाता है नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एजी मैंने समझा दिया आपको, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एजीओ ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग।
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए एन आ जाएगा। तो ए तो निकल गया। एफ यू आप जानते ही हैं, 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर एफ ई 410 ग्रेड स्टील या ई 410 ग्रेड स्टील। गामा एम एल हम कई बार कर चुके हैं, 1.25 टेबल 5 पेज 30, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अब आती है बात अल्फा की। अल्फा क्या है? अल्फा क्या होता है? अल्फा एक कांस्टेंट है। अब आपने जो कनेक्शन किया है बोल्ट से या वेल्ड से, उस पर निर्भर करता है अल्फा की वैल्यू। देखिए, एक बोल्ट या दो बेल्ट, एक बोल्ट या दो बोल्ट अगर लगाते हैं आप जॉइंट में, एक या दो, एक के लिए भी और दो के लिए भी एक ही बात है, अल्फा 0.6 लिया जाएगा। यानी आपने 1 बोल्ट से जोड़ा है या 2 बोल्ट से, अल्फा 0.6 लेना है। अगर 3 बोल्ट काम में लिए हैं, 3 बोल्ट, ये सब बातें मैंने लिखी है अक्सर बड़े करने के लिए, आपके कोड में लिखी हुई सभी है, कोड में पेज 33 पे लिखी हुई है। अगर 3 बोल्ट काम में लेते हैं तो अल्फा आएगा 0.7, और अगर 4 या ज्यादा बोल्ट काम में लेते हैं, 4 या ज्यादा, 5 6 7 कुछ भी, मिनिमम 4, 4 या ज्यादा कितने भी हो, अल्फा लेंगे 0.8। और अगर वेल्ड काम में लेते हैं, वेल्ड, तो इसमें वेल्ड की कोई लंबाई तो हमेशा 0.8 ही लेंगे। यानी अगर आपको ये पता पड़ जाए एग्जाम में कि आपको वेल्डेड सेक्शन डिजाइन करना है, तो आप इस फॉर्मूले जो काम में लेंगे तो अल्फा को डायरेक्टली 0.8 लेके चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब ये फॉर्मूला, ये एक्चुअली फॉर्मूला काम कब लेते हैं? फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग, मतलब अंदाज जो होता है ना कि हम कितना एरिया लें, नेट एरिया मतलब कितना लें एरिया निकालने के लिए, आरंभिक तौर पर, प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग तौर पर, इस फॉर्मूले को हम कई बार काम में लेते हैं। अब जैसे आपको ये कह दिया जाएगा आपको वोल्टेज कनेक्शन देना है, अब आपको ये थोड़ी पता है कि वोल्ट 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा कि 4 लगेगा। वो तो क्या फोर्स जो होती है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ वोल्ट का मतलब फोर्स के अंदर एक वोल्ट कितना फोर्स ले सकता है, वोल्ट वैल्यू, उसका भाग लग के वोल्टों की संख्या आती है। तो जब आपको वोल्टों की संख्या नहीं पता है तो अल्फा कैसे निकालेंगे? तो वहां पर भी आपको एज्यूम करना पड़ता है, मान के चलते हैं कि साहब मिनिमम 4 वोल्ट लग रहे हैं, ऐसा मान के आप अल्फा 0.8 दे, या हम ये मान लेंगे, अगर आपने ये मान लिया कि 3 वोल्ट लग रहे हैं, फिर तो 3 ही लगाने पड़ेंगे, और मिनिमम 4 है तो फिर 4 मिनिमम, फिर चाहे 5 6 भी हो सकते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, सब बातें अभी तो हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। इन सब चीजों को काम में कैसे लेंगे वो मैं कई डिजाइन में आपके लिए लाने वाला हूँ। आने वाले वीडियोज में खूब डिजाइन के सवाल सॉल्व मिलेंगे आपको मेरे से, कंप्लीटली इन ऑल रेस्पेक्ट, एक एक पॉइंट चेक होगा, तब आपको पता पड़ेगा सवाल कैसे करने होते हैं। अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं इस चीज को। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का है। आज जो वीडियो में बातें बताने जा रहा हूँ उसके लिए इसका जानना जरूरी है। टी डी एन इक्वल टू ये। नाउ आगे करते हैं। अब देखिए, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ केसेस लिए हैं, केस 1। ये केस अपने आप में एक सवाल मैंने ले लिया है। ये जो मैंने किया सॉल्व यहाँ पे, ये आपके 2020 का जो पेपर था ना डिजाइन का स्टील का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है, पार्ट 1 के अंदर। डिजाइन का जो पेपर है 2020 का, जो आपको मैं पीडीएफ दे चुका हूँ अपने ऐप के अंदर, 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, इसमें 2 पार्ट थे, एक पार्ट बोल्ट का और एक पार्ट वेल्ड का। ये पार्ट 1 है, यानी कि बोल्ट वाला ये क्वेश्चन था। ये गजट प्लेट है, दिख रही है आपको गजट प्लेट ये वाली, और ये एंगल सेक्शन दिख रहा है आपको। आपको यहाँ एक बोल्ट मिलेगा, एक्चुअली दिखने में एक दिख रहा है पर वास्तव एक नहीं दिखा जाए तो साफ साफ 3 बोल्ट दिखा ना, 3, देयर आर 3 बोल्ट्स। और बोल्ट की जो साइज है वो है 18 mm डाया, और ग्रेड है बोल्ट का 4.6। बोल्ट का जो ग्रेड है वो है 4.6, 18 mm के हैं, 3 बोल्ट लगाए हैं। कौन सा एंगल है ये? ISA 100-75-10, यानी जो कनेक्टेड लेग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm है, आउट स्टैंडिंग लेग जो है वो 75 mm है। DH कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा? बोल्ट का जो होल है ना उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 18 में 2 mm जोड़ देंगे, 20 mm हो जाएगा। अब देखिए,
नेट एरिया आपको बताया था फॉर्मूला ANC, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अच्छा, पूछा क्या गया इसके अंदर? सिंपल सी बात पूछी गई है कि ये जो क्रॉस सेक्शन दिया आपको टेंशन मेंबर का, इसका पूरे क्रॉस सेक्शन का नेट एरिया निकालो। फाइंड नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये सवाल आपके आना चाहिए 3 नंबर में। और नेट एरिया मतलब आपको ANC प्लस AGO निकालना है। अब देखिए ANC का फॉर्मूला क्या होता है, अब कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो आप क्या करें, जो ये कनेक्टेड लेग की लंबाई कितनी है भाई, 100, हमेशा उसमें से सुराख घटाते हैं। बोल्ट होल कितना है, होल का डायमीटर कितना है, 20 mm, तो 100 में से 20 घट गया, देखो 100 माइनस 20। फिर आपको मैंने समझाया था पिछले वीडियोस में कि एंगल की मोटाई का आधा भी, ये क्यों मैंने पूरा डिटेल में आपको ग्राफ से बताया, मतलब ड्राइंग से बताया था। तो आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना होता है, 5, 10/2 लिख दिया, इंटू 10 करते हैं, यानी लेग लेंथ जो जुड़ी हुई है माइनस DH माइनस T/2 इंटू टी, ये आपका 750 mm² आ गया। फिर AGO, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउट स्टैंडिंग लेग, तो आउट स्टैंड कर रही 75, यहाँ कोई सुराग तो है नहीं, तो 75 माइनस T/2 तो करना पड़ेगा, इंटू टी भी करना पड़ेगा, ये आ गया 700 mm²। आपका ANC आ गया, AGO आ गया, दोनों को जोड़ दो, 750 प्लस 700, 1450 mm² आपका आ गया। क्या ये AN आया है? अच्छा, आपसे जो पूछा गया ना, सॉरी मैं कहना भूल गया, आपसे AN नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया देखिए, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। AN इज नॉट इफेक्टिव एरिया, ये तो नेट एरिया है क्रॉस सेक्शन का। अगर आपको ए नेट इफेक्टिव निकालना है, ए नेट इफेक्टिव, तो जो अल्फा है ना, अल्फा, इसको AN से गुणा करना है बस, ये नेट इफेक्टिव एरिया होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि बहुत सी बातें बच्चों के मन में होती है, कंफ्यूजन वो दूर करना जरूरी है। ये जो फॉर्मूला है प्लेट के लिए, याद करो मैंने समझाया था, B-NDH प्लस सिग्मा PS²/4G इंटू टी करके, ये जो AN है प्लेट के लिए, ये नेट इफेक्टिव ही है। देखिए लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं, ये देखिएगा, प्लेट के लिए AN इज इक्वल टू नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ मेंबर गिवन बाय ये वाला, ये वाला, ये मेंबर गिवन बाय ये AN। तो प्लेट के केस में ये जो फॉर्मूला है AN का, वो नेट इफेक्टिव ही है, नेट नहीं है, नेट इफेक्टिव है, यानी कि निबल प्रभावी क्षेत्रफल। और बात करते हैं जब अपन एंगल सेक्शन की, तो एंगल सेक्शन में जो ये AN निकाला है, ANC प्लस AGO, ये नेट एरिया ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन, इट इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव निकालने के लिए आपको इस AN को अल्फा से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अभी बताया मैंने आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि 3 बोल्ट है। जब बोल्ट 3 है तो आपको पता ही है ना, 2 या 1 बोल्ट के लिए तो 0.6 होता है, 3 बोल्ट के लिए 0.7 होता है। अल्फा आपका कितना हो गया, 0.7, और 0.7 को आपने गुणा कर दिया किससे, AN से, जो कि 1450 था। तो ये आपको नेट एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया मिल गया कितना, 1015 mm², ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, और ऐसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं आपके। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता पड़ता BTR का कि कब कैसा क्वेश्चन डाल दे। कई बार मुश्किल क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, आसान क्वेश्चन 8 में आ जाता है। तो मुझे संभावना लगती है ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट, अगला पोर्शन, ये सेकंड, ये सेकंड में क्या है, वही सवाल था सेम, अभी जो सवाल किया है ना वही था, कोई चेंज नहीं, बस एक ही फर्क है कि इसमें वेल्ड है। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ,
2020 में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। एक्चुअली 12 नंबर का क्वेश्चन होता ना पूरा, उसका आधा पार्ट ये था। तो उस 6 नंबर में एक पार्ट था बोल्ड का, एक था वेल्ड का। बोल्ड का मैंने करा दिया, अब मैं वेल्ड का कर रहा हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम सेम एज केस 1, बट वेल्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बोल्ड्स, यानी बोल्ड के स्थान पर वेल्ड को काम में लिया गया है। अब जिस मैंने यहाँ पे अभी ये रोक दिया इसको, तो आप आराम से इसको रोक कर पॉज करके लिख सकते हैं। फिर देखिए मैंने इतना, आप इसको भी पॉज करके लिख सकते हैं। और फाइनली जो है ये देखिएगा, आराम से पॉज करके लिख लो इसको, क्या दिक्कत है। तो अब इसको करते हैं अपन, समझ लेते हैं। ये ISA 1007510 है, इस पर बोर्ड देगा वेल से जुड़ा गया है। तो ANC कितना होगा, अब देखिए ANC निकालना है, कनेक्टेड लेग का नेट एरिया। अब इस बार 100 में से आप बोल्ट का डाया तो घटेगा नहीं, कि बोल्ट है ही नहीं, लेकिन T/2 तो करना पड़ेगा। 100 माइनस 10/2 इंटू 10, 950। इसमें 75 माइनस 10/2 इंटू 10, 700 पहले की तरह। AN कितना हो गया, ANC प्लस AGO 1650। अब ए नेट इफेक्टिव कितना होता है, अल्फा इंटू AN। अब चूंकि यहाँ वेल्ड है, और वेल्ड का मतलब 0.8 लेना, ये लिखा हुआ कोड के अंदर, सब कुछ लिखा हुआ, ये देखिएगा यहाँ सब लिखा हुआ। ये लिखा ना अल्फा के बारे में, देखो जरा, ये अल्फा के बारे में 0.6 फॉर 1 or 2 बोल्ट्स, 0.7 for 3 bolts, and 0.8 for 4 or more bolts along the length in the end connection or equivalent weld length, या फिर weld length के बराबर। weld इसमें आती है आपको 0.8 लेना। ये हमारा आंसर आ गया 1320 mm²। तो आपने देखा, जब आपने बोल्ट लगाया तो आपको 1015 mm² का एरिया मिल रहा है इफेक्टिव, और जब आपने वेल्ड लगाया तो एरिया इफेक्टिव ज्यादा मिल गया, क्योंकि बोल्ट का सुराग नहीं है ना, इसलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं अपने मन से करा रहा हूँ, 2 एग्जाम में करा दिया, अभी सवाल मैंने मन से बनाया। केस 3, केस 3 में 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये हो चाहे वो हो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपसे याद है आपको। अगर गजेट प्लेट के दोनों तरफ एंगल लगाएं, अथवा गजेट प्लेट के एक ही तरफ एंगल लगाएं, और इनमें टैकिंग बोल्ट्स हों चाहे ना हो, स्ट्रेंथ बराबर आती है। इसका मतलब नेट एरिया, यानी कि नेट इफेक्टिव एरिया बराबर आएगा। अब अगर मान लीजिए ये वाला केस है, यहाँ देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 6 बोल्ट, दिख रहा है आपको, 6 बोल्ट और 16 mm डायमीटर का है। अगर आप फोटो खींचना चाहें तो ये देखिएगा, ये ऊपर तो ये नाम वाम का क्या लेना है, ये देख लो आप इसका पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर देखिए ये बाकी बचा हुआ आधा भाग, यहाँ पॉज करके ले सकते हैं। अब देखिए ANC, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, ये लंबाई कितनी है, देखो 90 60 8 और 90 है कनेक्टेड, तो 90 में से अच्छा 6 बोल्ट है, डायमीटर है 16, तो होल का डायमीटर कितना हो जाएगा 18, तो 90 माइनस 18, ठीक है भाई, ये 90 तो लेग की लेंथ, 18 इसका डायमीटर है, माइनस T/2 करते ना अपन, तो 8 है, यहाँ पे 8 mm, 8 का था कितना हो गया 4, यहाँ 8/2 लिख दिया, इंटू T, 90 माइनस 18 माइनस T/2 इंटू T, ये तो एक हुआ, ये भी तो जुड़ी हुई है, डबल एंगल है। आपने एन से निकालने के लिए जो सिंगल का निकाल दिया इस साइड का, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, आपको पूरा मिल गया नेट कनेक्टेड एरिया 1088 mm²। अब निकालना AGO, तो 60 माइनस T/2 करते हैं, इंटू T करते हैं, इंटू 2 क्यों किया, इधर भी है उधर भी है,
क्या आ गया, 896 आ गया। अब ए निकालेंगे कैसे, ए एन सी में एजीओ जोड़ देंगे, 1088 प्लस 896, 1984 mm² आ गया। फिर ए एन इफेक्टिव निकालेंगे, उसमें अल्फा को ए एन से गुणा करते हैं, और चूंकि वेल्ड इसलिए अल्फा 0.8 होगा, 0.8 इंटू 1984, यानी कि ए नेट इफेक्टिव इज इक्वल टू 1587.2, 1587.2 mm²। इस तरह से हमने आपको बताया। ये सवाल एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे आते हैं, ठीक है ना। ये अपने, अब हम करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस वीडियो का, डिजाइन ऑफ। ये सवाल एग्जाम में आएगा 8 नंबर का, सुन लो ध्यान से, जो आज मैं कराने जा रहा हूँ अभी आपको। एग्जाम में बनता है ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क्स का, कि आप टेंशन मेंबर की जब डिजाइन करनी होती हो तो उसके लिए स्टेप लिखिए, ये फुल मार्क्स आ सकता है। इसमें कोई डिजाइन का सवाल नहीं है, कोई आपसे डिजाइन नहीं करवा रहे हैं, डिजाइन करने के स्टेप लिखिए, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डिजाइन ऑफ ए टेंशन मेंबर। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से आपके लिए लिखा है, हर चीज को मैंने क्लियर किया है, कहीं से भी कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें। पहले तो आप उसको फोटो खींचना चाहें, पॉज करके लिखना चाहें, तो मैं आपके लिए सुविधा कर देता हूँ। ऊपर लिखा है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, एक्सियली लोडेड, अक्षीय भारित तनन अवयवों तनन अवयवों के अभिकल्पन के लिए, या तनाव अवयव का अभिकल्पन अक्षीय भारित, उसके लिए स्टेप लिख रहा हूँ। तो ये देखिए जरा आप, पहले तो मैंने यहाँ रोक दिया इसको, तो बच्चों की डिमांड थी कि आप, ताकि आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकें। अभी मैं हर चीज को बोलूंगा भी, कई बार पॉज करने के बाद हो सकता है कि पिक्चर साफ नहीं आए, तो मैं जब बोलूंगा ना अभी, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए अगला, एक और थोड़ा आगे बढ़ा दिया इसको मैंने, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये फाइनली, ओके। अब मैं बोलता हूँ, देखिएगा, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर एक्शन लोडेड। सबसे पहली बात, जब आपसे कोई डिजाइन का सवाल पूछेंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको दिया क्या क्या होगा, व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। मैं सभी संभावनाओं को लेके चल रहा हूँ। मैं जब आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ तो हर चीज दिमाग में है मेरे, कि क्या दिया हो सकता है, क्या दिया नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। सबसे पहला है फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स, खंडित तनाव बल। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स। देखिए दो तरह के टेंसाइल फोर्स होते हैं, एक तो कार्यकारी यानी एक्टिंग, जो वास्तव में लग रहा है, एक होता है फैक्टर्ड यानी कि डिजाइन। एक्चुअली आपका जो ये डिजाइन का जो अप्रोच है वो है लिमिट स्टेट। ये जो IS 800 2007 है ना, ये लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए है सारा। तो अगर आपको फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स दिया है तब तो वेल एंड गुड है, यही काम आता है डिजाइन में। खंडित तनाव बल, आपने पढ़े ना फैक्टर्स, गुणनखंड, वही चीज यहाँ पर है। हमें किसी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कब? अगर फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स नहीं होता तो किससे? ये देखिए मैंने यहाँ ना, यहाँ देखिए एक स्टार लगाया, आप देखे हुए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, और इस स्टार को यहाँ मैंने समझाया नीचे यहाँ पे, फैक्टर्ड लोड। आपको मैंने बताया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में, एक बार डिटेल समझा था मैंने आपको, याद कीजिए पहले वीडियो में। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को गुणा करते हैं वर्किंग लोड से, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा ही होता है, 1.2, 1.3, 1.25 जो भी है। ध्यान रखना, ये मटेरियल के लिए अलग होता है और लोड के लिए अलग होता है। ये बात चल रही है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। देखिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, नॉट फॉर वेल्ड और नॉट फॉर
मतलब बोल्ड मटेरियल जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं अपन, वो पेज 30 टेबल 5 पे, वो नहीं है ये लोड्स के लिए है। और यहाँ नोट कर लो भाई, टेबल 4 पेज 29। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पूरे टेंशन मेंबर के लिए एक आपको नोट शीट बना के दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें क्या होगा कि कौन सी चीज किस पेज पर मिलेगी वो सब लिख दूंगा एक पेज पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो टेबल 4 पेज 29 पे आपको मिलेगा क्या, लोड फैक्टर। देखिए ये लोड फैक्टर है, पार्शियल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग लोड। और ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये लोड के लिए कितना है वो आपको देखना है। पेज नंबर 29 टेबल नंबर 4 देखिएगा, 29 और टेबल नंबर 4 ये देखिएगा, ये पेज 29 और ये टेबल नंबर 4, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स। इसमें बहुत से कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपके लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ वाली काम आएगी, ये अभी यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी काम नहीं आएगी, ये वाले काम लेंगे आप। ये बस इसको ध्यान रखो, यही आपके काम आना है 1.5 बस। आपके जो है ना बाकी केसेस नहीं बनते हैं, नॉर्मली आपकी डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड ही बनता है। हम डिस्कस करेंगे, मैं जब आपको बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब बातें आपके धीरे धीरे नोट्स में आएंगी, अलग अलग प्रकार के नोट्स, ये नोट्स क्या क्या होते हैं सब कुछ आएंगे, हम निश्चिंत रहें। और ये भी नोट कर लो कि जितने क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के, उन सब के आंसर ऑलमोस्ट आपको इस कोड में मिल जाएंगे, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है, सब कुछ कोड में मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा वो आपको लिख के दूंगा मैं। तो आप देखें, जब लोड फैक्टर लेना हो, सॉरी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड लेना हो, 1.5 लेंगे। ये लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए है, और डेड लोड और लाइव लोडिंग मोस्टली होते हैं आपके, तो उस केस में आपको ये 1.5 लेना है। अलग अलग लोड्स के लिए अलग अलग, लेकिन आपके यही काम आएगा 1.5। हर किताब में ये मिलेगा आपको, किसी बुक में चले जाओ ये मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है। तो मैं जो आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपको फैक्टर्ड लोड दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वही चाहिए हमको। लेकिन अगर फैक्टर लोड नहीं दिया है तो आपको जो वर्किंग लोड दे रखा है ना, वर्किंग लोड क्वेश्चन में, उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करना होगा लोड के लिए। टेबल 4 पेज 29 जो कि 1.5 है, यानी आपको फैक्टर टेंसाइल फोर्स अब मिल गया। या तो सीधा दे देंगे या आपको गुणा करके प्राप्त करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यही आपने सही नहीं लिया, पूरी डिजाइन ही गलत हो जाएगी। आपको दे रखा है, मान लीजिए लोड दे रखा है 50 किलो न्यूटन, और वर्किंग है, और आपने 50 के हिसाब कर दिया, पूरा फेल हो जाएगी, 0 मार्क मिलेगा आपको। क्योंकि जितने भी डिजाइन है ना, वो सारी आपके इस कोड के अंदर वो लिमिट स्टेट मेथड में है। पहली चीज समझ आ गई आपको, फैक्टर टेंसाइल फोर्स। अब आपको क्वेश्चन में यथासंभव बोल्ट या वेल्ड के बारे में जानकारी मिलेगी। बोल्ट है तो क्या डायमीटर बोल्ट का है, क्या सब कुछ मिलेगा। वेल्ड के बारे में क्या क्या देंगे, बोल्टेड जो कनेक्शन डिजाइन करना है या वेल्डेड करना है, और कुछ न कुछ मिलेगा आपको। और अगर ना मिले तो क्या करेंगे। तो मेरी राय है कि आप जो मर्जिया कर दो, आप चाहो तो बोल्ट, आप चाहो तो वेल्ड, लेकिन वेल्ड लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नौबत पहली बात तो ऐसी आएगी नहीं, क्योंकि कह देते हैं साफ साफ कि भाई आपको बोल्ट या वेल्ड लेना है। लेकिन नहीं दे तो मैं चाहूंगा कि आप वेल्ड से शुरू करें। कारण क्या, वेल्ड होते ही आपको अल्फा की वैल्यू सीधी 0.8 मिल जाएगी। लेकिन आपने अगर बोल्ट मान लिया तो आप तय कैसे करेंगे अल्फा की वैल्यू, 0.6 लेंगे, 0.7 लेंगे, 0.8 लेंगे, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जो भी हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये चीजें मिल सकती हैं, और नहीं मिले और आपको जरूरत पड़े तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये बात लिख दी मैंने यहाँ पर आपके लिए। और ये बात आपके पेपर में लिखी मिलेगी। आप जब पेपर आएगा ना स्टील डिजाइन का,
जब स्टील आरसीसी डिजाइन का CE 500 पेपर जब आएगा, उसके मुख्य पृष्ठ पर फ्रंट पेज पर लिखा होगा कि अगर कोई डाटा आपको डिजाइन का नहीं दिया है तो उचित मान आप स्वयं मान लीजिए, ऐसे लिखा होता है। इफ एनी डाटा इज नॉट गिवन, एज्यूम सुटेबल डाटा योरसेल्फ, क्लियरली लिखा होता है। देखा ना, कई बार कुछ डाटा नहीं देते हैं तो उचित मान आप स्वयं को ही मानना होगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है। लेकिन मैं भी तय कर रहा हूं कि आपको क्या क्या दिया जा सकता है। दूसरा, आपको सेक्शन की जानकारी मिलेगी। आपको जो मेंबर डिजाइन करना है टेंशन मेंबर के लिए, वो प्लेट है कि एंगल है तो सिंगल एंगल है कि डबल एंगल है, जानकारी दी होती है। और नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको तय करना पड़ेगा। कई बार लिख देता डिजाइन है सुटेबल एंगल सेक्शन, अब सुटेबल क्या होगा वो आपको तय करना पड़ेगा। अपन करें, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि डिजाइन में ये सब बातें ध्यान रख लीजिएगा। जब ये सवाल आएगा 8 नंबर का कि डिजाइन की स्टेप लिखिए, तो पहला स्टेप है ये, इट इज फर्स्ट स्टेप, कि भाई आपको गिवन क्या है। मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं है, डिजाइन करने के पहले आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा गिवन डाटा, गिवन। उसके अलावा आपको ये भी कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि इफेक्ट ऑफ एयर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस। क्या होता है, कई बार ये जो ट्रस होती है, फ्रेम होते हैं, कुछ तो बिल्डिंग के अंदर होते हैं, कुछ बिल्डिंग के बाहर भी होते हैं। बिल्डिंग के अंदर तो भाई हवा का असर होता नहीं है, तो उसके स्ट्रेस के रिवर्स होने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन अगर ट्रस ओपन टू एटमोस्फेयर है, छत पे लगी हुई है ऊपर, जहाँ ऊपर सर्दी गर्मी बरसात पानी हवा सब होता है, तो वहां जब आंधी तूफान आता है तो कई बार क्या होता है कि जिस मेंबर में टेंशन फोर्स होता है नॉर्मली, उसमें कभी कभी कंप्रेसिव हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस रिवर्स हो जाती है। कई बार जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जहाँ कम मात्रा का फोर्स वो एकदम ज्यादा हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि फोर्स का ना केवल मैग्नीट्यूड बदलता है बल्कि उसकी नेचर भी बदल जाती है ड्यू टू विंड। तो ये आपको सब बातें पेपर में दी होंगी कि भाई इफेक्ट एयर का, हवा का, कई बार भूकंपी झटकों का है कि नहीं है, वो दिया होगा। और ना दिया हो तो आपको एज्यूम करके चलना होगा, वो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आ जाएगा। उसके अलावा गजर प्लेट की थिकनेस के बारे में आपको जानकारी दी होगी कि भाई गजर प्लेट कितनी मोटी लेनी है, आपको नॉर्मली कभी कभी कह देते हैं, नहीं तो कोई बात है, हम मान लेंगे, हमको पता ही है ना कि गजर प्लेट जो होती है 12 mm से कम लेते नहीं नॉर्मली, कभी कभार 10, कभी 14, मैं नॉर्मली 14 लेता हूँ, 14। फिर आपको स्टील का ग्रेड दिया होगा, हमेशा कहेंगे Fe410 स्टील या ई, कैपिटल ई डैश 410 ग्रेड। ये सब बातें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी डिजाइन के पहले। अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, एक एक करके समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हम टेंशन में डिजाइन कैसे करेंगे उसके स्टेप्स हैं ये। पहला, अब स्टेप पहला शुरू हो रहा है, वो स्टेप नहीं थे, वो तो एक्चुअली आपको क्या पता होगा पेपर के अंदर ज्यादा वो थी। अब स्टेप लिख रहा हूं मैं। पहला स्टेप जो मेरी निगाह में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जितने भी डाटा आपको दे रखे हैं या जो डाटा आप एज्यूम करते हो पहले से ही, उनको लिख दो। राइट डाउन ऑल द गिवन डाटा अलोंग विद परमिसिबल स्ट्रेसेस। और भाई जितने भी अनुमत प्रतिबल होते हैं, जो आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ पिछले, आप जो भी चीजें जानते हो जो बार बार काम आती हैं, जैसे गामा एमओ हो, गामा एमएल, इस प्रकार की चीजें होती है ना, ये वो सब लिख लो यहाँ पे एक बार में, पहली बार मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा सब बातें बताऊंगा आपको मैं, लिख लिख के। ये पहला हो गया, ओके। दूसरा स्टेप, अब आपको नेट एरिया रिक्वायर्ड निकालना है। देखिए यहाँ कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टेप्स हैं, मैंने भी जो सवाल किए आगे, कुछ सवाल में स्टेप अलग रखे, कुछ में अलग रखे, लेकिन आप जब बेसिक बातें समझ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप जो है मैंने किए हैं उनमें कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मली ये जो बता रहा हूँ वो चलेगा। दूसरा, नेट एरिया रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा आपको, कितना नेट एरिया रिक्वायर्ड है, एन। कैसे निकालें नेट एरिया?
देखिए, अब आपके पास दो तरह की बातें होंगी, या तो प्लेट का डिजाइन करना होगा टेंशन मेंबर, या फिर एंगल का। तो अगर प्लेट का है तो आपको पता है प्लेट के लिए जो टीडीएन होता है, अब मैं बार बार आपको कोड का पेज खोल कर नहीं देखो, हम कई बार देख चुके हैं। पेज नंबर 32 6.3.1 प्लेट के लिए ये टीडीएन का फॉर्मूला है 0.9 AN FU अपॉन गामा ml। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को काम में लेकर AN निकालूंगा। कैसे? AN इजिकल टू क्या हो जाएगा, TDN इंटू गामा ml अपॉन 0.9 इंटू FU। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, TDN और गामा ml में नीचे लेके आ गया, ऐसे देखिएगा, AN इजिकल TDN अपॉन 0.9 है ना, ये 0.9 FU, ये 0.9 FU और गामा ml नीचे लेके आ गया, ये वाला। मैं फिर कहता हूँ आपको ये याद नहीं करना है। मुझे हंसी आती कई बार कहते हैं, लेकिन बच्चे घबरा जाते, सर कैसे याद करेंगे? और कुछ नहीं करना, ये आपको किताब में मिलेगा लिखा हुआ कोड के अंदर, और इससे आपने इस बात, और ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये होगा। अब यहाँ मैंने लिखा था TDN और यहाँ मैंने लिख दिया टी। ये टी क्या है? फैक्टर्ड लोड, जिसको मैंने टी का है, ये देखो लिख देते यहाँ पे, टी फैक्टर्ड फोर्स, टी जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो आप ये जो TDN है ना, इसके स्थान पर टी ले लेंगे, और अगर वो वर्किंग लोड था तो उसको 1.5 से गुणा करके, इससे क्या होगा, FU तो 410 होता ही है, ये आपके मिल जाएगा टेबल 5 पेज 30 पे गामा ml। इस तरह से आपने नेट एरिया निकाल दिया। प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, और ये प्लेट के लिए सारा अगला स्टेप। अब अगर दूसरे स्टेप जो है नेट एरिया रिक्वायर्ड, अगर प्लेट दिया होगा, अगर एंगल हुआ तो वो आगे चलो एंगल निकलता है। तो पहले तो मैं आपकी नोट करने के लिए थोड़ा सा इसको पॉज कर, ये लो, ये मैंने इसको थोड़ा सा पेज को रोक दिया, ताकि स्टूडेंट की जो समस्या है ना, इसको पॉज करके नोट करने की वो करना है। आगे चलो थोड़ा, एक बार मैंने यहाँ रोक लिया, और एक बार मैंने फाइनली यहाँ रोक लिया। अब कोई चीज छूटी नहीं है, अब इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं हर चीज को। फॉर एंगल्स, अब एंगल्स के लिए वो काम रहेंगे, अभी मैंने वो आज इस वीडियो की शुरुआत में समझाया था पेज 33 पर। फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग TDN इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था ना पेज 33 पर, राइट हैंड साइड के अंदर ऊपर की तरफ, अल्फा AN FU अपॉन गामा ml। इसमें AN निकालो तो कैसे निकलेगा, AN TDN इंटू गामा ml अपॉन अल्फा इंटू FU। अब इसको और थोड़ा करो मॉडिफाई, तो TDN और ये अल्फा FU के अंदर गामा ml का भाग लगा तो नीचे रह गया अपॉन में, और ये फॉर्मूला यहाँ काम ले लिया। अब यहाँ तो था आपका TDN और यहाँ आ गया T, वो है फैक्टर्ड लोड। अब यहाँ बाकी सब तो ये तो आपको सवाल में दिया होगा, FU 410, ये टेबल 5 पेज 30, और अल्फा आपको अगर वेल्डेड जॉइंट है तो अल्फा 0.8 हो गया 100%। लेकिन अगर बोल्टेड बता दिया तो फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मैं आपको राय देता हूँ, अगर फोर्स कम होगा, कम का मतलब आपको जो डिजाइन करना हो 150 किलो न्यूटन, 170, 150, 100, 125, कोई एक्चुअली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप नॉर्मली 3 बोल्ट से काम चला लो, 3 से कम ही आएंगे, 3 मान लो आप। और मुझे लगता है कि ये 250-300 ऐसा दे रहेगा, तो आप मिनिमम 4 वाला मैटर कर लो, यानी कि 0.8, तो 0.8 लेके कर सकते हैं, 0.7 लेके कर सकते हैं। डिजाइन की स्टार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जब हम कोई मेंबर चुनेंगे ना, जो कोई मेंबर चूज करेंगे, तब फिर सब कुछ होगा बाद में वो। तो हम आपको ऐसी एक रामबाण औषधि बताएंगे आपको कि कभी डिजाइन आपकी फेल ही नहीं होगी, हमेशा पास होगी, और एक ही झटके में, दूसरा नहीं, वन वन शॉट के अंदर। वरना अगर एक बार फेल हो गई तो दूसरी बार में डिजाइन करने में आपके 20 मिनट लग जाएंगे, कहाँ से लाएंगे 20 मिनट आप? जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे करेंगे तो पहली बार में ओके आएगा। तो निकल गया ऐसे। अब देखो ये नेट एरिया, एक्चुअली इट इज नेट,
ये कोई ग्रॉस नहीं है। वो ग्रॉस एरिया जो होता है वो नॉर्मली नेट एरिया से 25 से 40% ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपका नेट एरिया निकला 100, तो आपको 125 से 140 की रेंज में देखना चाहिए। तो इंक्रीज सुटेबली, अब ये सुटेबली वर्ड लिखा है, ये बड़ा जनरल वर्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि 25% हो सकता है, कभी 20% ही हो, कभी 35 भी हो, कभी 40 भी हो। नॉर्मली 25 से 40% होता है। तो ये आप जो आपका नेट एरिया निकला उसको 1.3 से गुणा कर सकते हो, 1.4 से कर सकते हो, 1.25 से, ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब अनुभव के आधार पर होता है। और जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करेंगे क्वेश्चन करने का, आपको कुछ सोचने नहीं, आपका पेन चलता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने निकाल दिया, देखा ना मैंने, जो आपने निकाला उसको 1.25 से 1.4 से गुणा कर दो। स्टेप नंबर 2 में जो निकाला उसको। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अब हम, ये तो हमने क्या किया था, नेट एरिया को गुणा करके 1.34 वगैरह से ग्रॉस निकाला। एक आपके पास ग्रॉस का फॉर्मूला है, याद करो। हम जब स्टैंड निकालते थे टेंशन मेंबर की, तो हमारे पास में एक हुआ करता था TDG, याद है आपको? स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। पहली स्ट्रेंथ यही थी, दूसरी थी रप्चर, और तीसरी थी ये आपकी ब्लॉक शियर। जो तीनों में सबसे कम होती है वो स्ट्रेंथ होती है उस टेंशन मेंबर की। तो TDG के लिए फॉर्मूला आपके पास है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, AgFi अपॉन गामा MO। ये हम कर चुके हैं पेज 6.2 पर, सॉरी पेज 32 6.2 क्रॉस है, हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और मैं बता दूं, अभी तो मैंने यहाँ स्टेप नंबर 4 लिखा है, लेकिन जब एक्चुअली सवाल करेंगे ना, तो ये कई बार हो सकता है कि स्टेप नंबर 2 बन जाए ये वाला, क्योंकि इसके बेस पे निकालूंगा मैं, ये बहुत इससे जल्दी निकलता है। और उसके बाद हम इससे बाद में चेक कर लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है TDG इक्वल टू AgFi अपॉन गामा MO, अगर मैं इससे Ag निकालूं, कैसे निकलेगा? Ag इक्वल टू TDG इंटू गामा MO अपॉन Fi। या मैं अगर यहाँ TDG ले लूं तो ये गामा MO नीचे आ जाएगा, Fi बटा हो जाएगा। तो TDG अपॉन Fi अपॉन गामा MO, ये A ग्रॉस रिक्वायर्ड आ गया। तो देखिए मैंने लिख दिया A ग्रॉस, यहाँ TDG की जगह मैंने T लिख दिया, और एरिया आएगा MM स्क्वायर, क्योंकि ये आपका न्यूटन में होगा, ये आपका ये सारी इकाई जब ये न्यूटन में होगा, ये तो कांस्टेंट है गामा MO, और Fi होगा न्यूटन पर MM स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन कट जाएंगे, MM स्क्वायर आ जाएगा, Ag आ गया। अब देखो, आपने जो वो निकाला था नेट एरिया, उसको 25 to 40% बढ़ाया था, वो डाटा आपके पास में अवेलेबल है। यानी जो आपने नेट एरिया निकाला था यहाँ से, और जिसको आपने 25 to 40% बढ़ाया था, वो डाटा आपके पास अवेलेबल है। और एक डाटा आपके पास ये अवेलेबल है, ग्रॉस वाला। अब उन दोनों डाटा को देखते हुए कभी कभी ग्रोथ से भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, ताकि अपना सेफ्टी रहे। सेफ्टी इज फर्स्ट, इकोनॉमी इज सेकंड, ठीक है ना? आपका सेक्शन अगर सेव हो गया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप अगर आपने इकोनॉमी के चक्कर में कोई बहुत हल्का चूज कर लिया और आखिर में जाके फेल हो गया, तो फिर वापस पास कराना उस सेक्शन को बहुत महंगा होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। फिर आपको नोट लगाना पड़ेगा, हम ये सेक्शन लेंगे अगला, उसमें फिर नंबर थोड़े कट जाते हैं। एनीवेज, आपने इसे जी निकाल दिया, यहाँ से ए नेट निकाला था, उसको आपने बढ़ाया था। अब ये दोनों एरिया आपको पास मौजूद हैं। बढ़ाने वाले ए नेट को 25 से 40% बढ़ाने के बाद वाला, और एक इस फॉर्मूले से, इन दोनों को देखते हुए सेलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम हैंडबुक। अब आपके पास हैंडबुक होगी, ये वाली हैंडबुक, जिसमें ये सब दे रखा आपको, एंगल सेक्शन दे रखे हैं। ये देखो दिख रहा है एरिया आपको यहाँ पे, ये हैंडबुक के अंदर एरिया सेंट, ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका था इसके बारे में। देखो यहाँ एरिया, ये सब मिल रहा है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में, सब मिल रहा है यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ से आपको चूज करने पड़ेंगे सेक्शन। अब जब चूज करने होते हैं ना सेक्शंस, तो आप क्या कर रहे हैं कि जो हमारी दिखती है रिक्वायरमेंट, उसके आसपास 4-5 सेक्शन
आप अपने कॉपी में लिख दीजिएगा, ये लेंगे, उनमें से कोई सुटेबल आप लेंगे, ताकि कभी वो गलती से फेल हो जाए तो उसका अगला ले सके, या आप कह सके एग्जाम में, एग्जामिनर को लिख सकें कॉपी के अंदर कि सर हमारा ये फेल हो गया सेक्शन, हम ये नहीं, इसका अगला जो मेंशन करेगा वो लेंगे तो सही हो जाएगा, तो उससे ना मार्क कटते नहीं है। एनीवेज, देखा मैंने क्या यहाँ पे 5वां स्टेप, सेलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम हैंडबुक टू सेटिस्फाई एरिया रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। स्टेप 3 और 4। स्टेप 3 इंक्रीज करने के बाद 4 ए ग्रॉस रिक्वायर्ड बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शनल मेथड से, इन दोनों को संतुष्ट करते हुए, इनको सेटिस्फाई करते हुए आपको कोई उचित एंगल सेक्शन एज्यूम करना है, या प्लेट जो भी होती है अकॉर्डिंगली। अब देखिए अगला स्टेप, अब आप जब कोई 10th मेंबर आपने चुन लिया तो उसको जोड़ना पड़ेगा गजट प्लेट से। किससे जोड़ेंगे गजट प्लेट से? बोल्ट या वेल्ड से। अब आपको वेल्ड अगर है तो 1 मिलीमीटर लंबा वेल्ड कितना लोड ले सकता है वो निकालना होगा। या बोल्ट की बात है तो 1 बोल्ट कितना लोड ले सकता है वो निकालना होगा, ताकि अगर आपको 1 बोल्ट की स्ट्रेंथ पता पड़े, उसका भाग लगा के किसमें, जैसे कि मान लीजिए आपका जो फैक्टर लोड आपको दे रखा होगा ना न्यूटन के अंदर, फैक्टर लोड, तो फैक्टर लोड के अंदर 1 बोल्ट कितना ले सकता है लोड, वो भाग लगा के नंबर ऑफ बोल्ट निकल जाएंगे। जैसे आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ बोल्ट 3.2 आ गया, तो आपको 4 लेना है। 4.08 भी आ गया तो 5 लेने पड़ेंगे, यानी कि 4.08 तो 4 के नजदीक है, 4 ले लो। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपका 4.002 भी है तो आपको 5 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे आपके डाटा के अंदर कि वो 4.008 की जगह 3.9 आ जाए, इस प्रकार से। एनीवेज, आप पता करना, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट। अच्छा, ये जो स्टेप है ना बोल्ट या वेल्ड का, ये कई बार हम शुरुआत में कर लेते हैं, तो ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ करो। इस स्टेप को अपन सवाल की शुरुआत में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं किसी की। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट or strength of 1 millimeter weld length, and find number of bolt or length of weld required। आपको फैक्टर लोड मिला हुआ है शुरुआत के अंदर, या नहीं मिला था, आपने 1.5 से गुणा कर लिया था। अब 1 बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालना मैं सिखा चुका था आपको वीडियो नंबर 2 में। संभावना पूरी है ना, आपको ध्यान है आपको पूरा? तो शीरिंग बीरिंग में जो कम होती है तो जो वो उसको बोल्ट वैल्यू कहते हैं, और बोल्ट वैल्यू को भाग लगाएंगे फैक्टेड लोड पे, नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएंगे। इसी तरह से 1 मिलीमीटर कितना लोड ले सकता है वेल्डिंग, उसका जब भाग लगाएंगे टोटल फोर्स के अंदर, तो आपको कितनी लंबाई वेल्ड लगानी वो पता पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। सातवां स्टेप, अब जब आपको पता पड़ गया कि भाई ये इतने बोल्ट आ गए और इतना वेल्ड, लंबा वेल्ड आ गया, तो बोल्ट है तो आपको बोल्ट लगाने पड़ेंगे बोल्ट लाइन पर। और बोल्ट लाइन के लिए कहाँ लगाएंगे पता है आपको? वो सिंगल रो में कहाँ होता है, सी सी, वो पेज 168 हैंडबुक की, जहाँ आपको बोर्ड लगाने के लिए वो मिलता है ना, ए बी सी, 3 दूरी ए बी काम नहीं आएगी, वो तो 2 रो में लगाने होते तब होता है, सी काम आएगा। तो उससे आपको पता पड़ जाएगा बोर्ड लगाना, उसमें आपको सब पिच वगैरह मारने पड़ेंगे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सारे खेल करने पड़ेंगे, 2.5D वगैरह जो भी है। तो अरेंज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोल्ट और जो भी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड अकॉर्डिंगली। और ये जरा मैं यहाँ फोटो खींच लो आप इसके लिए, मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ इसको यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा और ऊपर। ओके, ये फाइनल। हम्म, अब आपने एंगल चूज कर लिया, आपने वेल्ड की लंबाई निकाल ली, आपने बोल्ट कितने लगाने वो सब निकाल दिए। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग दौर से गुजरना है,
आपने अपनी ओर से कर दिया, हमने ये चुन, अभी आपने एक्चुअली ट्रायल किया है, वो फाइनल सेलेक्ट हम कहते हैं ना कि इसको काम में लेंगे नहीं कहेंगे, अभी कह रहे हो ट्रायल सेक्शन, जो भी आपने ट्रायल किया उसको, जो भी आपने ट्रायल के लिए लिया वो फाइंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दिस ट्रायल सेक्शन, तो वर्ड यूज करना ट्रायल, यानी जो आपने प्रयास किया है सेक्शन लेके, हम साबित करेंगे कि हमने जो मेंबर लिया है वो उस लोड को ले लेगा जिसके लिए डिजाइन किया गया है, ये बताना है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। फाइंड डिजाइन स्ट्रेंथ टीडी, अब आपको डी वाला डिजाइन, टी वाला टेंसाइल, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी उस सेक्शन की जो आपने चूज किया है। कैसे? 3 तरीके से, ये हम पहले कर चुके हैं, डिटेल में समझा चुका हूं। टीडीजी पेज 32 6.2 यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, टीडीएन पेज 32 33 6.3 रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और पेज 33 34 6.4 टीडीवी ब्लॉक शियर, सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, समझा चुके हैं। जब डिजाइन की क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको आनंद आएगा, तब मजा आएगा आपको। अब ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो उस टेंशन मेमोरी की स्ट्रेंथ होगी। और वो जो स्ट्रेंथ आप निकाल रही, तो आप निकाली है, वो फैक्टर लोड से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए फैक्टर लोड था आपका 250 किलो न्यूटन, और इनमें से जो सबसे कम है वो 250 से ज्यादा होनी चाहिए, बस तब आपका सेफ होगा। हम तो हर एक को बताएंगे ये, जैसे ये निकाला 250 से ज्यादा है, ये निकाला 250 से ज्यादा, ये निकाला, ओके हो जाएगा। आपको इन्हें एक्स्ट्रा, ये तो मैंने एक लाइन लिख दी यहाँ पे, इतना आसान नहीं है, एक एक पेज लेगा आपको ये एक्सप्लेन करने में हर चीज को, आपको पूरे फॉर्मूले काम लेने पड़ेंगे, जो कोड में लिखे हुए फॉर्मूले पूरा, लंबा समय लगेगा आपका। चेक, फाइनली आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? जो आपने डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली है इन तीनों में से, जो बड़ी वाली सबसे छोटी वाली सॉरी, वो इस टी से यानी कि फैक्टेड लोड से ज्यादा है। नॉर्मली हमको डिजाइन करना, मान लीजिए 250 के लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए ना मिनिमम, वो मतलब इन तीनों में से कम वाली, वो 260 70 से होनी चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं है कि 250 है तो 250.1 आ जाए, इतना नजदीक नहीं, जस्ट ज्यादा होनी चाहिए, बस जस्ट मोर देन। अब आगे सुनो, यह दो केसेस बड़े खतरनाक। अगर आपका जो टीडी निकला है इन तीनों में से कम वाला, वो फैक्टर लोड से कम है, तो भाई ये अनसेफ है, आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एग्जाम आपकी नौबत आएगी, लेकिन अगर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? जो भी किया उसके नंबर हैं। आप एक बार समझिएगा, अगर आपका कोई डिजाइन फेल होती है, यानी कि जो डिजाइन लोड निकाला आपने वो फैक्टर लोड से कम आता है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपका नंबर 0 हो गया। अरे भाई आपका सवाल 8 नंबर का, तो ये आपके 5.5 6 नंबर तो पक्के हो गए। और जैसे आप लिखोगे कि चूंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, हम अगला सेक्शन लेंगे, तो हो सकता है आपको 1 नंबर और मिल जाए बस, लेकिन 8 तो नहीं मिलेंगे। 8 तो तब मिलते हैं जब सेव हो और इकोनॉमिकल हो। अच्छा, पहली कंडीशन दी बताया मैंने, टी डी इज लेस देन टी, ये खतरनाक है, फेल ही हो गया। आपका जो सेक्शन है वो लोड ले नहीं रहा जो दे रखा आपको फैक्टर लोड। दूसरा, बहुत ज्यादा हो जाए, आपको डिजाइन करना था 250 के लिए, आपको स्ट्रेंथ आ रही है 400 की, अरे भाई फालतू के पैसे है क्या हमारे पास में? हमको जरूरत है 4 रोटी खाने की, आपको 7 रोटी खिला रहे हैं, क्या मतलब इस चीज का? फालतू खर्चा है ना, खर्चा ही होगा और आपको अजीर्ण भी हो जाएगा। तो अगर टीडी बहुत ज्यादा है, वो भी सही नहीं है, वो अन इकोनॉमिकल है। उस केस में आपको सेक्शन थोड़ा हल्का लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है, जब आप एरिया निकालते हैं ना, तो 1 2 3 4 4 5 ट्रायल सेक्शन एक साथ लिख दीजिएगा कोड से देखकर, एक लाइन में। ये सेक्शन पहला, उसका एरिया इतना, वेट पर मीटर इतना, इस तरह से, ये दूसरा इसे। उससे क्या होगा कि आपको बार बार नहीं झांकना पड़ेगा उधर। और द सेक्शन, देखो क्या लिखा मैंने, अप्लाई चेक। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, ये मतलब आपका जस्ट ज्यादा होनी चाहिए, अन्यथा आपको करना। अब एक नौवां स्टेप और है, ये 8वां स्टेप था ना, ये 9वां स्टेप है। ये एक इम्पोर्टेंट चेक अगर कहा जाए,
ये चेक हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको टेंशन मेंबर की लेंथ दी जाए, भी टेंशन मेंबर की लंबाई इतनी है 1.8 मीटर, 2.2 मीटर, 2.32 मीटर, जो भी आपको सवाल में दे दी जाए, उस केस में ये चेक लगाना होगा। इसे कहते हैं चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। मैं लिख देता हूं आपके लिए हिंदी में, ये वाला। और ये जो चेक है ना, चेक फॉर, ये लिख देता हूं, चेक फॉर सिलेंडर, इट इज नॉट सिलेंडर। ये CYLIN सिलेंडर, ये सिलेंडर नहीं है, ध्यान रखना। ये सिलेंडर है, सिलेंडर, SLENDER, स्लेंडरनेस रेशियो। इस हिंदी में कहते हैं तनुता अनुपात, तनुता अनुपात। ये होता है L/R मिनिमम। एल जो आपको लेंथ दे रही होगी ना, टेंथ मेमोरी को लेंथ mm में, आर मिनिमम क्या होता है? आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन, GYRATION। ये आप पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ मैटर के अंदर, तनुता अनुपात पढ़ चुके आप C3003 के अंदर। और ये आर मिनिमम आपको मिलेगा हैंडबुक से। और एल अगर आपको, अच्छा एक बार सुन लो, ये जो चेक है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, स्टेप 9 पे, अप्लाई चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, ये तभी लगाना है जब आपको वो जो मेंबर की लंबाई, अगर लंबाई नहीं मिली तो आप चेक कहाँ से लगाएंगे? आपको तो पता ही नहीं लंबा कितना है, तो चेक लगने का सवाल ही नहीं होता है। ये चेक जो है ऑप्शनल है, लंबाई देने पर ही है, वो भी कहने पर इस पे सवाल MCQ ज्यादा बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा आते हैं। आपको समझा रहा हूँ। अब देखो ये चेक कैसे लगाएंगे। टेबल 3 पेज 20, ये स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, वो सब टेबल 3 पेज में, हर चीज कोड में है, हर चीज कोड में है। मैं एक आपको दूंगा पन्ने पे लिख के, ताकि आप नोट कर लें। टेबल 3 पेज 20, टेबल 3 पेज 20, ये देखिएगा टेबल 3 और ये पेज नंबर 20, ये देखिएगा, देखा ना हर चीज। अरे ये जो आप इतना लंबा चौड़ा कोड देख रहे हैं ना, ये एक तरह की की है, आपकी कुंजी है ये। मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे सारे, कहीं जाना ही नहीं है। ये मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियोज, यहाँ आपके कुल मिला के 6 दे रखी है, 6। पर 6 में से अभी फिलहाल आपके टेंशन मेंबर में ये 3 ही काम आएगी। ये एक तो ये वाली 180 वाली, एक ये 350 वाली, और एक ये 400 वाली, बस 3 ही काम आएगी 6 में से। बाकी काम आएगी कंपल्सन मेंबर में। ये देखिए, ये 180 वाली, ये नंबर 2 वाली, ये 350 नंबर 5 वाली, और 400 यानी कि नंबर 6 वाली। ये कुल जो आपको दे रखी है ना 6 वैल्यूज, उससे 3 काम आएगी। वो 3 मैं अलग से लिख दिया आपके लिए, समझ लो उसको। अच्छा ये चेक लगाते क्यों है? वाई हम तनुता अनुपात का चेक क्यों लगाते हैं? देखिए क्या होता है, खास करके इसकी जरूरत पड़ती है कंप्रेशन मेंबर में। जब कंप्रेसिव लोड लगता है और वो मेंबर बकल हो जाता है, तब लेटरली स्ट्रेंथ वो इतना है कि नहीं उसकी, कैसे नहीं वो मुड़ के फेल हो जाए, बकलिंग हो जाए उसकी। टेंशन मेंबर में हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि टेंशन मेंबर में क्या खींचते हैं ना, बकलिंग के चांसेस होते ही नहीं। फिर भी सेफ्टी के हिसाब से इसको चेक लगाते हैं, बस। टेबल 3 पेज 20 समझा मैंने आपको। अब देखिएगा, वो मैंने यहाँ आपके लिए बता दी, वही पेज है। अब जो आपको टेबल देखे थे ना, सेम है। मैंने वो 3 पॉइंट ले लिए, मैंने अपना पहला लगाया, अपना दूसरा लगाया, और अपना तीसरा लगाया। लेकिन यहाँ लिख भी दिया
कि ये जो मेरा पहला है ना, ये मेरा पहला, वो टेबल का छठवां है। टेबल का छठवां मैंने पहला लिया है, और जो मैंने दूसरा लिया है वो टेबल का पांचवा है, और जो मैंने तीसरा लिया है वो टेबल का दूसरा है। ये मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन, यानी आपको स्पष्ट कह दिया है कि मेंबर जो है, आप डिजाइन क्या कर रहे हैं, टेंशन मेंबर। देखती बात उसमें टेंशन फोर्स ही होगा ना। जब आपको कुछ भी नहीं दिया जाए शुरुआत में क्वेश्चन, आप हमेशा मान चलना है टेंशन मेंबर है, और अगर आपको उसमें लोड दे दे, सॉरी आपको लेंथ दे दे, तो एल बाई आर मिनिमम जो है वो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लिमिट है, नॉट मोर देन दिस। इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, यानी कि एल बाई आर मिनिमम आपका 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा केस ये मैं समझा देता हूँ आपको, ये लंबा लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ कि वैसे तो वो मेंबर जो है वो टेंशन मेंबर ही है जो आपने डिजाइन किया है, लेकिन कभी कभी जब कोई ट्रस जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो विंड का असर पड़ता है, और कई बार भूकंप के झटके आते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो मेंबर है जिसमें कि आ तो रहा टेंशन, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी कि कंप्रेशन हो जाता है, और उसकी जो वैल्यू है कम ज्यादा भी हो जाती है। तो नॉर्मल लिखा ना, मेंबर्स नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई, टाई मतलब टेंशन मेंबर, बट ड्यू टू विंड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, उसकी जो स्ट्रेस की नेचर वो बदल जाती है। उस केस में 400 नहीं होगी, 350 है, 350। यानी अगर ऐसा लिखा है कि विंड के कारण स्ट्रेस की नेचर और स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आपको चेक जब करना ना, तो 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये केस बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पर भी स्ट्रेस चेंज हुई है, रिवर्स हुई है, यहाँ पर भी रिवर्स हो रही है, पर यहाँ रिवर्स हुई है हवा के कारण, या रिवर्स किसी और कारण से अदर देन विंड। देखो, ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सीस्मिक फोर्सेस, यानी भूकंपीय झटके या वायु का जो असर है, उसके अलावा कोई और कारण हो जाए कभी, तो उसके कारण अगर मान लीजिए रिवर्स होती है स्ट्रेस, तब फिर बहुत खतरनाक मामला है ये। उस केस में एल बाई आर जो है 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। अब लास्ट में बात चलती है कि जब हम एल बाई आर निकालेंगे, एल तो आपको दे रही है, लेंथ ऑफ द मेंबर, आर मिनिमम कहाँ से लाएंगे। आर मिनिमम के लिए मैंने आपको समझा दिया, देखिए हर चीज, इसको जरा इसको आप, मैं रोक देता हूँ, इसको आप देखिए जरा ध्यान से, देख लिया, इसको आप मतलब फोटो खींच सकते हैं ना आराम से पॉज करके। अब देखिए, आपके पास में एंगल सेक्शन जो है वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। अगर डबल एंगल है तो उसमें भी तीन संभावना है, इक्वल एंगल हो, यानी दो एंगल है, आई एस ए 90-90-6, दो एंगल है सेम है, एक हो, और दो और क्या, अनइक्वल हो, यानी एक लेग बड़ी एक लेग छोटी। उसमें भी क्या, कभी कहते हैं आपसे कि लॉन्ग लेग को जोड़ना है, कभी कहते हैं शॉर्ट लेग को जोड़ना है। तो मैंने सभी केसेस को मानते हुए आपको ये हिंट दिया है, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ना बुक में मिलेगी ना कोर्ट में मिलेगी। पहला केस, आर मिनिमम इजिकल टू आर वी वी, और ये आपको मैं पहले वीडियो में सिखा चुका था। अगर कोई सिंगल एंगल सेक्शन है, सिंगल एंगल, चाहे वो सिंगल एंगल इक्वल एंगल है चाहे सिंगल अनइक्वल एंगल है, अगर एंगल एक ही है, डबल एंगल वाला नहीं किया आपने, तो ये आपको पेज नंबर 8 से 15 हैंडबुक में हम आपको बता चुके, पहले समझा चुके हैं। पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 पेजेस के अंदर 4 पेज में तो इक्वल एंगल है, और बाकी 4 पेज में अनइक्वल एंगल है हैंडबुक के अंदर। और आर भी लेंगे, देखिए 4 वैल्यू दे रखी होंगी आपको, आर एक्स आर वाई आर यू आर वी। आप आर एक्स आर वाई आर यू आर वी, आपको आर वी लेना है, आर वी वी।
ये आर मिनिमम होगा, ठीक है। ये कब है? जब सिंगल एंगल हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। दूसरा, आर मिनिमम आर एक्स होगा अगर दो इक्वल एंगल बैक टू बैक हैं तो। अगर दो इक्वल एंगल बैक टू बैक है तो आर मिनिमम आर एक्स होगा। ये आपको कैसे मिलेगा? तो इक्वल एंगल जो होता है ना बैक टू बैक, उसकी प्रॉपर्टीज ये आपको मिलेगी। नोट कर लेना भाई, पेज 98 to 101 ऑफ हैंडबुक। पेज 98 से लेकर 101 हैंडबुक का, उसमें इक्वल एंगल जो बैक टू बैक होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। पेज 98 में सिखा रहा हूँ आपको। और इसमें आर एक्स क्या लेंगे, सॉरी आर मिनिमम क्या लेंगे, आर एक्स, बस कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। पेज नंबर 98 हैंडबुक का, पेज नंबर है 98 से 101। जरा देखें आप, ये देखो दिख रहा है, ये पेज नंबर देखो, ये 98 हैंडबुक दिख रहा है आपको, पेज नंबर 98। 4 पेज में है, 98 पर है, फिर 99 पर है, 100 पर है, और 101 पर है। और यहाँ पे जाके इक्वल एंगल यहाँ पे ये देखिए खत्म होता है। वो टेबल 22, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक। अब एक बात आप ध्यान रखना, वो ये है कि आप अगर कोई एक एंगल लेते हैं, एक मतलब ये डबल एंगल लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली दो एंगल की है। यहाँ जितनी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, वो इन दोनों की मिलाकर है। जैसे ये देखो लिखा है यहाँ पे, मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ देखेंगे आप, ISA 65-65, यानी कि दोनों बैग 65-65 की है। और यहाँ देखिए मोटाई 4 केस है, 5 mm का भी है, 6 mm मोटा भी है, 8 भी है, 10 भी है। ऐसे ये जो आपको आगे मिल रहा है वेट पर मीटर, दिख रहा है आपको यहाँ पे, वेट पर मीटर। जैसे ये मान लीजिए ISA 70-70-5 का है, ये जो 10.6 kg पर मीटर है, ये इन दोनों का मिलाकर है। अगर आप वही सेक्शन देखेंगे सिंगल एंगल की प्रॉपर्टी में, तो वेट इसका आधा मिलेगा आपको। यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो अकेले की नहीं है, दोनों की मिलाकर है। एक बात और, एक एंगल की प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको 2 पेज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे आपको मान लीजिए, मैं इसी की बात करता हूँ, ISA ये आपका कितना 80 है, 80 है 80 है आपको, ये देखिए ये है ISA 80-80, ठीक है ना, 80-80। और मान लीजिए मैंने ये 12 mm ले लिया, ISA 80-80-12। तो देखो आपको आर एक्स तो यहाँ मिल रहा है, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस, देखिए मिल रहा है आपको यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस, देखा ना, आर एक्स एक्स। ये देखो यहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ आप देखो जरा, 2.39। कितना मिल रहा है? 2.39, 2.39 सेंटीमीटर। और आर वाई जो है ना, वो देखो ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अबाउट जो होता है मोमेंट, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन, वो डिपेंड करता है इनके बीच का गैप कितना है। ये गैप इनका 0 भी हो सकता है, ध्यान देना। अगर ये गैप 0 हो गया तो गजर प्लेट यहाँ आएगी, उस केस में ये बन जाएंगे दो एंगल बैक टू बैक गजर प्लेट के एक ही तरफ। अगर ये गैप 0 हो जाए तो, और अगर ये गैप 6 mm है, 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, 14 mm है, तो वो गजर प्लेट की थिकनेस होगी। अगर आपको गैप 0 नहीं दिया है, अगर गैप 0 नहीं है, तब तो एंगल गजर प्लेट के एक इधर है एक उधर है। और अगर ये 0 गैप हो गया, ये गैप 0 हो गया, नहीं दोनों मिल गए हैं, उस केस में गजर प्लेट यहाँ लगेगी। अब देखो जरा, अब नोट करना, मैंने ये आपको 80-80-12 के लिए बताया, ये 2.39 सेंटीमीटर।
अब मैं पीछे आता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ। अब वही है 80 80 और 12। ये देखिए, दिख रहा है आपको 80 80 और ये 12, ये 4 है ना, ये 12, मतलब ये 12, ये जो लाइन है पूरी 12 वाली है, ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ पे आर वाई कितना है, ये देखिएगा आर वाई, देखा ना यहाँ पे, जरा पढ़ो यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट वाई वाई एक्सिस इन सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ लिखा 0, 0.0, यानी कि इनके बीच का गैप 0 है, यानी कि गैजेट प्लेट के दोनों एंगल एक ही तरफ है। उस केस में आर वाई कितना मिल रहा है आपको, लास्ट के लिए देखो यहाँ आपकी आर वाई शुरुआत 3 पॉइंट, देखो जब डिस्टेंस 0 है ना, ये 0, तो शुरुआत किससे हो रही है, 3.4 से, और बाद में तो 3.62 बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो गैप बढ़ गया ना। और वो देखो आर एक्स, देखिए आप, वो 3.39, 2.39 कम है ये, और हर हाल में कम ही होगा। तो मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, आपको समझ में, क्योंकि ये एक्स के अबाउट है ना। अब यहाँ अगर ये गैप, ये आप मैकेनिज्म मेटल में से पढ़ चुके हैं थर्ड सेम में, ये गैप में चाहे ज्यादा कम कर दो तो एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वाई पे फर्क पड़ेगा। तो ये चीज तो आप ये पक्का समझ लीजिएगा, जो आपको मैंने बात बताई है कि अगर इक्वल एंगल सेक्शन है तो आप डेफिनेटली आर मिनिमम जो होगा आर एक्स ही होगा। अब आगे चलते हैं, अगर अनइक्वल एंगल सेक्शंस हैं दो, तो इसमें दो केस बनते हैं। आपने शॉर्ट लेग को जोड़ा है या लॉन्ग लेग को जोड़ा है, तो पहले मैंने जोड़ा है दो अनइक्वल एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड विद शॉर्टर लेग्स। अगर दो जो छोटी टांगे हैं उनके द्वारा जोड़ा जाए तो जो होगा आर मिनिमम आर एक्स ही होगा, यहाँ पर भी आर मिनिमम आर एक्स ही होगा। ये आपको एंगल मिलेंगे, देखेगा पेज 106 से 109, पेज 106 से 109, पेज 106 से 6 7 8 9 जी, 6 7 8 9, ये देखिएगा, ये पहले तो पेज 106 से शुरू हो रहा है, ये देखिए टेबल 22, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक, अनइक्वल एंगल्स, देख रहे हैं आपको, अनइक्वल एंगल्स, एंड आगे शॉर्टर लेग्स बैक टू बैक। देखो ये है ना गदर प्लेट है, और ये दो छोटी टांगे जो है ना ये जोड़ी गई है, बड़ी टांगे बाहर देखो, यहाँ लगा ना, ये लाइन लगी यहाँ पे, ये छोटी टांग जो जोड़ी गई है। अब इसमें मान लीजिए 4 पेज है, हम एक ये तय कर लेते हैं, ये देखिएगा, जैसे मैंने ये एंगल तय कर लिया, सबसे बड़ा कौन सा, ISA 200 150, यानी 1,200,000 की, एक 150 की, मोटाई 18 ले ली मैंने। 18 मैंने क्यों लिए, ताकि सबसे नीचे वाला ढूंढने में आसानी हो। वैसे तो आपको अगर मान लो कभी ये काम आता तो नीचे से चौथा देखना पड़ेगा, यहाँ तो दिख रहा है आपको 10, पर अगली पेज 10 दिखेगा नहीं आपको, मैंने ये इसलिए लिए 200 150 18। ये देखिए आर एक्स आपको मिल रहा है 4.36 सेंटीमीटर, 4.36। अब आप इसी एंगल का 200 150 18 का अगले पेज पे देखो, आप नेक्स्ट पेज पे, ये 200 150 है, ये 18 के लिए, ये लाइन 18 के लिए है, ये लाइन, और ये आपके रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट वाई वाई एक्सिस है, और ये डिस्टेंस 0 है। 0 डिस्टेंस पे आपको ये जो सबसे कम वैल्यू मिलेगी वो मिल रही है, देखो जरा 8.92, देखो ये लास्ट में 8.92, बाकी तो और बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये जो है आर एक्स, जो कि मात्र 4.36 था, वो आर मिनिमम है। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अगर डबल एंगल में शॉर्टर लेग को जोड़ा गया है तो आर मिनिमम हमेशा आर एक्स ही होगा डबल एंगल के लिए। अब लास्ट बात जो समझने की है वो ये है, अगर आपने दो अनइक्वल एंगल सेक्शन बैक टू बैक जोड़े हैं, ये वाला, और
यहाँ मैं, अच्छा यहाँ लिखा मैंने, ऊपर जगह नहीं थी ना, यहाँ लिखा मैंने, फॉर टू अनइक्वल एंगल्स, फॉर टू अनइक्वल एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड विद लॉन्गर लेग। अगर आपने लॉन्गर लेग को जोड़ा है तो लॉन्गर लेग की जुड़ने वाली प्रॉपर्टीज पेज नंबर 102 से 105 है, 4 पेज में है। लेकिन यहाँ आर एक्स होगा कि आर वाई, ये डिपेंड करता है गजट पेड़ की थिकनेस पर, आप सीधे नहीं कह सकते। यहाँ लिखा मैंने, आर एक्स भी हो सकता है, आर मिनिमम, आर वाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गजट पेड़ थिकनेस। आपको गजट पेड़ थिकनेस क्या दी है क्वेश्चन में, या आपने क्या एज्यूम की है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कैसे, मैं सिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर 102 से 105। ये देखिएगा पेज नंबर 102, दिख रहा है आपको पेज नंबर 102? ऊपर देखिए प्रॉपर्टी टेबल 22, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक, अनइक्वल एंगल्स, लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक, लॉन्गर लेग जोड़ा गया है। अब इसमें देखो आर एक्स, देखो आर एक्स तो फिक्स रहता है। मान लो मैंने ये ले लिया 100 75 12 ले लिया मैंने, ये ना एंगल 100 75 12 ये ले लिया मान लीजिए। इसमें आर एक्स कितनी है, 3.10 है, दिख रही है आपको आर एक्स? इस बार ये मिनिमम नहीं है, इससे कम मिल जाएगी आपको, ये है 3.10। अब आर वाई देखते हैं, 100 75 12 है ना लास्ट, देखिए आपका ये 175 और ये 12 की लाइन, ये लाइन 12 वाली है। इसमें आप देखेंगे आर वाई, अगर ये देखो जीरो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जीरो मतलब होता है कि आपने ये, इनका बीच में कोई गैप नहीं है और गजर प्लेट फिर यहाँ आ जाएगी, है तो ये बैक टू बैक, लॉन्गर लाइक बैक टू बैक है। उस केस में जब जीरो डिस्टेंस हुई ना, ये देखो ये 2.95 है, समझ आ गया आपको बात? यहाँ देखिए 2.95 है, वो वैल्यू कितनी थी मिनिमम, ये 3.10 थी, तो यहाँ फिर देखिए ये कम हो गई, ये आर मिनिमम। हाँ यहाँ पे देखो ये फिर 3 अगर आप देखते हैं कि गजट प्लेट की मोटाई 0.6 सेंटीमीटर, यानी 6 में मोटी गजट प्लेट है, यानी ये जो बीच का गैप है ना, ये वाला गैप ये 6 mm का हो जाता है, तो उस समय आर वाई होगा 3.16 सेंटीमीटर। और अगर यह गजट प्लेट 6 के बाद में यहाँ है, सीधी 8 की नहीं मिलेगी आपको, यहाँ देखो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको गजट प्लेट कभी भी अगर माननी पड़े 8 mm मत मानना, 12 भी मत मानना, 10 या 14। देखो ये 1.0 सेंटीमीटर, सीधी यहाँ 0.6 के बाद में 1.0 है, यानी कि नो डाटा अवेलेबल फॉर 8 mm थिक गजट। अगर 8 mm आपको क्वेश्चन में दे दी है तो आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, वो आपको कभी सिखाऊंगा अलग से मैं करना, और नहीं तो आपको ये टेबल काम आ जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा हमेशा 1.4 लें, यानी कि 14 mm लें। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, ये तो 2.95 थी, जो कि इससे 3.10 से कम है, ये मिनिमम, और ये जरूर 3.16 आ गई, जो इससे बढ़ गई है, और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो इस केस में ध्यान रखने की बात है, अगर लॉन्गर लेग बैक टू बैक है तो आर मिनिमम आर एक्स तभी होगा जब कोई गजट प्लेट लगी हो, अन्यथा तो फिर वो आर वाई जो होगा वो आर मिनिमम होगा। तो मुझे आशा है कि आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत लंबा मेरा वीडियो हो गया है, लेकिन मैंने अपना पूरा हृदय निकाल के रख दिया इसके अंदर पढ़ाने में। आपको कोई चीज छोड़ी नहीं है, कोई चीज कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, और डिटेल में हर चीज मैंने पढ़ाई है। अरे नेट वेट का खर्चा तो कुछ नहीं है, आने जाने चीज है। खड़े खड़े 5 रुपए खर्च कर देते पिज्जा खाने में, खड़े खड़े खर्च कर देते स्टूडेंट, और तो पढ़ाई की बात आती है तो नेट की कैसे बात याद आती है? अरे कितना खर्च हो जाएगा यार, कोई खास बात नहीं होती है। आप समझो हम क्या चीज समझा रहे हैं आपको, क्या आपको दे रहे हैं, वो अनमोल है, वो अमूल्य है। तो देखिए इस चीज के बारे में हर चीज बता दिया। ये आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले जो पूरे सवाल करूंगा मैं आगे डिजाइन के, वो सब इस पे आधारित है, डिजाइन कैसे करनी है। मैं समझता हूँ मैंने हर चीज बताई है, और आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और अच्छे से देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं हो जाए। मैंने आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे, इसको पॉज करके लिखना पड़ेगा आपको,
वो काम मैंने कर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, तो उस पर्टिकुलर पेज की फोटो आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ये मान लो पेज है आपका, आप कह रहे सर हमें तो और अच्छा चाहिए, तो मैं आपकी फोटो खींच के भेज दूंगा, लेकिन सारे नोट्स नहीं भेजूंगा एक साथ। ठीक है, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत को कोई और अपने व्यापार के लिए काम में ले, जो कि अब तक लेते आए हैं। मैं चाहता हूँ मेरी मेहनत आपके काम आए, सीधी जो फीस जमा करते हैं मेरे को उनके। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।